Hello, dear student. In SST, we are discussing Civics second chapter Federalism. And in this chapter, we have discussed how the federation is practiced in India. कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म कैसे दिखाई पड़ते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमने देखा था कि फेडरल में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पावर शेयरिंग की गई है, लिस्ट हमारी बनी हुई है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। हमारी लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है हमें। तो फेडरेशन के बेस पे हम देख सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है हमारी कंट्री में वह हर एक जगहों पे दिखाई पड़ती हैं। सो आज हम अगली टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कि हमारे इंडिया में जैसे सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी पावर किसी एक के पास हो, यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी डिसीजन लेती हो, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाए या किसी लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन। सो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन हमारी कंट्री में किस टाइप में है। When power is taken away from central and given to other levels of government is called decentralization। कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर ले करके दूसरे लेवल की गवर्नमेंट को दे दी जाए, इसी को कहा गया है डिसेंट्रलाइजेशन। और ये डेमोक्रेसी कंट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। कि डिसेंट्रलाइजेशन किसी भी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो कर रही हूँ वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किस तरीके से ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करने में हेल्प करती है या किसी डेमोक्रेटिक में अपना रोल कैसे देती है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो डेमोक्रेटिक प्रोसेस। कि डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है उन पे कुछ कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनका डिसीजन लोकल लोगों के द्वारा भी वहाँ पे प्रभावित होना चाहिए, ये सारी चीज़ों में देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग में लोगों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने में डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करती है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करने में, एक्सेप्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बर्डन है, सारी पावर अगर एक ही पर्सन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हो तो निश्चित ही कि उसको बर्डन होगा, वो उसको प्रॉब्लम होगी आगे चल के। तो ऐसे में वो क्या करता है कि एक आदमी वो अपनी कुछ पावर दूसरे लोगों में डिवाइड कर दे रहा हो तो कुछ बर्डन कम हो जाएगा और काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट की बर्डन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू सॉल्व लोकल प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली। यह लोकल लेवल के यानी जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। यानी हर एक लेवल के लोगों की प्रॉब्लम को समझना, उन पे उनसे रिलेटेड वर्क करना, इस लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती रहती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती हैं या लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं उन्हीं को हम स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है और डायरेक्ट इलेक्शन में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। आगे हम देखें हमारी कंट्री का डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है। वी हैव आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, बट नाउ वी हैव 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। कि हमारी कंट्री में जब हमारे देश, हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई
उस समय दो टायर की गवर्नमेंट एक्सेप्ट की गई थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में चलकर यहाँ पर थर्ड टायर गवर्नमेंट को लाने की भी बात कही गई है। लगभग 1992 से 1993 के बीच में अगर बात की जाए तो हमारी कंट्री में थर्ड टायर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिसमें विलेज के लिए ग्राम पंचायत जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया और नगर निगम या म्यूनिसिपल जैसी कॉन्सेप्ट को आपके सिटीज़ या बिग मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के लिए वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। आज के डेट में इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी कंट्री का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हर एक लेवल पे हमको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि कहीं ना कहीं हमें थर्ड टायर गवर्नमेंट को लाने की ज़रूरत महसूस हुई थी। तो ये बताया जा रहा है कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देयरफॉर इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। कि हमारी कंट्री में वास्टनेस है, बड़ी है, बड़ी होने के साथ डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में दो टायर गवर्नमेंट बहुत इफ़ेक्टिव हमारी कंट्री में नहीं हुई। States in India are as large as independent countries of Europe. In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. कि अगर हम इंडिया के स्टेट्स की बात करें तो हमारे स्टेट यूरोपियन कंट्रीज से कहीं बड़े हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिया गया है कि अगर हम पॉपुलेशन के मामले में बात करते हैं तो हमारा जो यूपी है वह रसिया से कहीं ज़्यादा बड़ा है। रशिया की पॉपुलेशन जितनी होगी उतना ज़्यादा हमारे यूपी में ही पॉपुलेशन है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो अब जर्मनी से बड़ी कंट्री है। तो ऐसे में इतनी वास्ट कंट्री को टू टायर गवर्नमेंट पे चला पाना एक टफ टास्क था। मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर internally very diverse, so there is thus a need for power sharing within these states. और कई सारी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। एक ही स्टेट में बहुत सारे लोग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, बहुत सारे कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं उस स्टेट में पावर शेयरिंग की ज़रूरत महसूस की गई थी। ये हमारी कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्ट्स देखे जाते हैं। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। एज आई टोल्ड यू कि डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1992 में स्टार्ट किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। Here are the key features of थ्री टायर डेमोक्रेसी। तो अब हम देखते हैं कि 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया, एक बदलाव किया गया। वो 73rd अमेंडमेंट था और उस समय हमारी कंट्री में थर्ड टायर डेमोक्रेसी अप्लाई की गई थी। तो अब आते हैं कि थर्ड टायर डेमोक्रेसी या थर्ड टायर गवर्नमेंट की क्या विशेषताएं होती हैं। It is constitutionally mandatory to hold regular election to local government bodies। कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी का मतलब निश्चित रूप से वो काम किया जाना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में रेगुलर इलेक्शन होल्ड किए जाना जरूरी है। Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes। इसके अलावा जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में SC, ST एंड OBC के लिए रिजर्वेशन की बात भी कही गई है। At least 1/3 of all positions are reserved for women। इनमें साथ ही साथ वुमेन्स के लिए भी 1/3 पोजीशन
रिजर्व की डिमांड भी होती है वुमेन्स के लिए। State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वह अपने स्टेट में पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इसको ज़रूर क्रिएट करना चाहिए हर एक स्टेट में। The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. कि स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर और कुछ रिवेन्यूज का मतलब इनकम, जो भी आपके फाइनेंशियली चीज़ें हैं, तो पावर और रिवेन्यूज लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करना चाहिए। और यह शेयरिंग हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेट एक ही तरीके से अपने पावर और रिवेन्यू शेयर कर रहे हो। यहाँ पर बात हो रही है कि स्टेट की जैसी डाइवर्सिटी हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर पावर शेयरिंग और रिवेन्यू शेयरिंग होनी ज़रूरी है। अब आती हैं अब पूरा इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर हम इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि हमारे इंडिया का डिसेंट्रलाइजेशन किस लेवल पे होता है। तो पहली चीज़ देखें तो सबसे टॉप पे यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है किसी को कि यूनियन गवर्नमेंट ही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो यूनियन गवर्नमेंट कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, ये हमारा सबसे टॉप पे होता है। उसके अंडर में हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट बनाती हैं और यह लोकल गवर्नमेंट हमारी 2 लेवल पे बनती है। सिटीज़ के अकॉर्डिंग म्यूनिसपैलिटी बनती हैं और विलेज के लिए पंचायत बनती है। म्यूनिसपैलिटीज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सबसे टॉप पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, उसके नीचे म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और उसके नीचे नगर पंचायत होती है। पंचायत की बात करें यानी ग्राम पंचायत की बात की जाए तो सबसे पहले यानी आपका जो ये पंचायत समिति है या जो पंचायती सिस्टम है उसकी बात की जाए तो सबसे टॉप पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके नीचे इंटरमीडिएट पंचायत और उसके नीचे हमारी विलेज पंचायत होती हैं। तो ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का। ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं पंचायत राज यानी जो पंचायती राज है उसकी क्या क्या खासियत है कि किस लेवल पे ये बनती हैं। तो मैंने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, एक इंटरमीडिएटरी या ब्लॉक लेवल पे बनती है और एक हमारा विलेज लेवल पे बनती है। तो हम इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें लोकल गवर्नमेंट में, यही आपका सेल्फ लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यही होता है। विलेज लेवल पे देखा जाए तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत बनती है और ये उसके बाद ग्राम सभा होती है और इसके जो हेड होते हैं वह सरपंच होते हैं। यानी जो विलेज लेवल पे क्या बनाई गई है, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा बनाई जाती है और इसके जो हेड होते हैं उनको सरपंच का नाम दिया गया है। ब्लॉक लेवल पे बात की जाए तो पंचायत समिति होती है और पंचायत समिति जो होती है वो पंचायत मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होती है और इसके जो हेड होते हैं उनको बीडीओ कहा गया है। अगला हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमको ये पंचायती राज दिखाई देती है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद पाई जाती है और जो जिला परिषद होती है यह आपके जो एमएलएज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं जिनको भेजा गया है, तो इनके द्वारा यानी आपके सिंपल शब्द में कहा जाए तो फॉर्म बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलए ऑफ डिस्ट्रिक्ट। कि आपकी इलेक्टेड मेंबर्स जितने हैं ब्लॉक लेवल विलेज लेवल पे, साथ ही साथ जो लोकसभा के मेंबर्स गए हुए हैं या लोकसभा में जो मेंबर्स हैं उनको भी लिया जाता है
और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एमएलएज हैं, इनके द्वारा जिला परिषद बनाई जाती है। इनके द्वारा मिला करके हमारी जिला परिषद बनाई गई है। अगली चीज़ बात की जाए तो इसके जो हेड होते हैं उनको जिला चेयरपर्सन कहा गया है। तो ये आपकी डिसेंट्रलाइजेशन है, पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है जो रूरल एरिया में मिलती हैं। अब बात करते हैं अर्बन एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ दो लेवल की बन सकती हैं। एक तो टाउन्स हो सकती हैं, छोटे सिटीज़, और एक हमारी बिग सिटीज़ हो सकती हैं। टाउन्स में जो होती हैं वो म्यूनिसपालिटीज़ होती हैं और उसके जो हेड होते हैं म्यूनिसिपल चेयरपर्सन कहे जाते हैं। बिग सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनती हैं जिसके हेड को मेयर कहा जाता है। अब देखते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, कि हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की प्रॉब्लम को ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फेस करती है। तो अब देखते हैं, तो इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अभी हमने एक चीज़ देखी कि जो ग्राम पंचायत है इसका तो हमेशा इलेक्शन होता है, रेगुलर इसका इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का, लेकिन जो ग्राम सभा होती है उसका इलेक्शन रेगुलर नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रिसोर्सेस, कि बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत, ग्राम पंचायत या जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको अपनी पावर और रेवेन्यू शेयर ही नहीं करते हैं। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी इनमें बहुत बेहतर नहीं दिखाई देता है, इनएक्टिव और रहती हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री में एक बेहतर लेवल का फेडरेशन दिखाई पड़ता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सामने ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि ग्राम सभा का इलेक्शन ना हो पाना, पावर और रिसोर्सेस या हम कहें कि रिवेन्यूज़ वगैरह का प्रॉपर वे में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र ना होना, शेयर ना किया जाना, वुमेन्स का इनएक्टिव होना, ये कहीं ना कहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो इट इज़ द लास्ट टॉपिक of this chapter. Thank you so much everyone.